तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के मोशन चैप्टर को कंप्लीट देखने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद में इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है और जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर होने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले बेसिक समझते हैं। व्हाट इज मोशन? तो मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम। मतलब अगर समय के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट या अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता हो तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक कार यहाँ पे चल रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में एक अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते चला जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये कार जो है वो मोशन में है। नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा फास्टली हम लोग मूव करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर जिसके अंदर डायरेक्शन का कोई नीड नहीं होता है, और वेक्टर वैसे क्वांटिटीज जिसको बताने के लिए डायरेक्शन भी जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को देखे तो हम लोग बोलते हैं कि ये 10 केजी का है, ये 20 केजीज का है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये 10 केजीज या 20 केजीज जो है, ठीक है, वो सिर्फ यहाँ पर केजी एक यूनिट है, और ये जो 10-20 दिखता है इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए हमको मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ा, जबकि यहाँ पर कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं था। ऐसा नहीं बोलते कि 10 केजी नॉर्थ है, 10 केजी साउथ है। लेकिन वहीं से हम पूछ ले कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस जो है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर जाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये भी बताना हो कि हम लोग को 5 किलोमीटर चलना है, और ये भी बताना हो कि किस डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल फोर्स को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वैसा क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है सिंपली उसको हम लोग वेक्टर कह दिए। जैसे मान लेते ये ऑब्जेक्ट है, अब इस पे 5 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब इसका अगर डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे तो फोर्स का इफेक्ट भी बड़ा चेंज हो जाएगा ना। अभी इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा होगा, जबकि वहीं ऊपर से लगा देंगे तो फिर उसका इफेक्ट कुछ और देखने को मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन सेम डिफरेंट करने से उसके इफेक्ट में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटीज हो गया, जैसे कि स्पीड हो गया, ऑब्जेक्ट का मास हो गया, टाइम हो गया कि 10 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, है ना, 10 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते। वहीं पर वेलोसिटी हो गया किसी ऑब्जेक्ट का कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है नॉर्थ की तरफ, तो ये हमारा क्या हो गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं और समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो टोटल कितना रास्ता कवर कर रहा है एक पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक साइकिलिस्ट है और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में ये रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअल पाथ उसके द्वारा चला गया ना, इसको हम कहेंगे कि ये डिस्टेंस कवर्ड हो गया। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर गए तो फिर डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, इसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। वहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये बंदा जो था वो पॉइंट ए से शुरू किया और पॉइंट बी तक पहुंचा, भले वो डिस्टेंस इतना कवर किया बट अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना दूर पे, यही डिस्टेंस पे है ना, यही दूरी है ना उसका स्टार्टिंग से। तो ये जो पॉइंट होता है ना, स्टार्टिंग और फाइनल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब जहां से वो शुरू किया था और जहां पे वो खत्म किया था उसके बीच का ये जो सबसे छोटा वाला हमारा डिस्टेंस है ना, इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो इतना अपने जगह से घसका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होने वाला है और इसका एक फिक्स डायरेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन भी तो है। ठीक है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। कैसे? मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जो बंदा साइकिल लेके यहाँ गया था वो वापस रिटर्न होकर उसी पोजीशन में पहुंच जाता, तो इसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना का डिस्टेंस होता है? जीरो। इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? जीरो। मतलब हम लोग जिस जगह पे शुरू करें घूम फिर के अगर वहीं पहुंच जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। जबकि डिस्टेंस तो एक्चुअल जो हम लोग चले वो तो था ही, वो तो डिक्रीज हो ही नहीं सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे ये जीरो था ओरिजिन हमारा,
ये स्ट्रेट लाइन पे एक ऑब्जेक्ट हम लोग मान लेते हैं कि ट्रैवल कर रहा है। इस तरफ के डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4, और इस तरफ ले लेते हैं -1 -2। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये जो हमारा होगा, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव किया 2 यूनिट तक, और फिर यहाँ पे 3 यूनिट अगर मूव कर जाए, वो 4 यूनिट मूव कर जाए, तो -2 पे आ जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट -2 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास में डायरेक्शन होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगला बात, ये हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा या तो बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट के या फिर बराबर होता है। ठीक है, फिर से डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा वो क्या होता है, बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते इसी कंडीशन में जो साइक्लिस्ट था हमारा, तो उस कंडीशन में क्या देख रहे थे कि वो पॉइंट ए से स्टार्ट करके फिर पॉइंट यहाँ तक पहुंचा था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया और वो मूव करते हुए इस पाथ को ट्रैवल करते हुए यहाँ तक पहुंचा। ठीक, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस भी हुआ और डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट ये था, ये हमेशा छोटा ही रहेगा। तो ये साइक्लिस्ट के पास में दो ऑप्शंस था कि या तो वो सबसे छोटा पाथ चूज कर लेता डिस्टेंस कवर करने के लिए, मान लेते यहाँ से यहाँ भी एक रास्ता होता, तो इसका डिस्टेंस भी यही होता और डिस्प्लेसमेंट भी यही होता। ठीक है, अगर उसी पाथ पे चलता है तो डिस्टेंस भी यही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है। ठीक, लेकिन ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस नहीं, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जहां पर क्या हो कि वो डिस्टेंस कम ट्रैवल करे और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो हमेशा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है या फिर डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि डिस्टेंस बड़ा हो गया है और डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो गया, डिस्टेंस छोटा हो गया है। अब हम लोग आते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसको क्लियरली समझते हैं इस बात को। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। ये हमारा हो गया, यहाँ पर अगर मैप देखें हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर ले, ये नॉर्थ हो गया, तो नीचे की ओर हम लोग साउथ ड्रॉ करेंगे। इस तरफ हो गया हमारा ईस्ट और इस तरफ हो गया वेस्ट। तो एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की तरफ ईस्ट की तरफ चला, फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल गया। हमसे पूछता है कि बताओ इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ऐसा गया, तो डिस्टेंस क्या होता है, ये कंप्लीट पाथ जो ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा हमारा 3 + 4 7 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ना। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ना। मतलब वो क्या है हमारा, यहाँ पर हाइपोटेनस की तरह दिख रहा है। तो ये एक राइट ट्रायंगल है, और यहाँ पर राइट ट्रायंगल अगर है तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये हमारा बेस की तरह काम कर जाएगा, ये परपेंडिकुलर की तरह और ये हाइपोटेनस की तरह। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर अगर हम लोग हाइपोटेनस निकालना चाहते हैं, मतलब दिस वाला साइड ए बी निकालना चाहते हैं, ये हो जाएगा ए बी बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर ये वाला पार्ट, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब फिर हम लोग जानते हैं ना, ये स्क्वायर इस तरफ अगर आएगा तो ये क्या होगा, रूट बनेगा। ये स्क्वायर इस तरफ आता है तो ये रूट बन जाता है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, और ये हो गया 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो था इस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो चला गया था 7 किलोमीटर, जबकि वहीं पर डिस्प्लेसमेंट अगर हमसे पूछे तो ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 5 किलोमीटर्स। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स था। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, एक रनर जो है हाफ सर्कल के मतलब कि एक ट्रैक है हमारा सर्कुलर ट्रैक। अब इसमें क्या करता है वो रनर कि आधा जो है वो ए पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, और ये आधा पाथ कवर करके पॉइंट बी तक पहुंचता है। ठीक है, ये जो ट्रैक है इसका रेडियस हमारा है 50 मीटर। तो हमसे बोलता है टोटल डिस्टेंस पता करो और टोटल और डिस्प्लेसमेंट पता करो। तो डिस्टेंस कितना होगा, ये जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है इसके द्वारा, इस रनर के द्वारा, और एक्चुअल पाथ का लेंथ कितना होगा। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस के आधा होगा। जैसे कि ये सर्कल का ये पूरा बाउंड्री पे दौड़ता है तो ये हो जाता है सरकमफेरेंस, ये इसका हाफ है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस का आधा। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर का आधा, मतलब 2 से बाई में 2 डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा पाई आर। पाई का मतलब होता है 22/7 इंटू 50। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर भी हम इसको 50 पाई ही सिर्फ रहने देते हैं। पाई का मान को 22/7 को पाई ही रहने देते हैं। तो ये इतना डिस्टेंस कवर किया। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, देखते हैं हम लोग। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये रहा। तो इसमें देख रहे हैं कि चूंकि सेमी सर्कल है ना, तो ये इसके डायमीटर के बराबर है।
डायमीटर के बराबर है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका लेंथ, 50 यहाँ से यहाँ तक और 50 यहाँ से यहाँ तक, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना का हो गया, डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑफ 100 मीटर्स। ये बात समझ में आया। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर से कोई रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या था, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी था, ये वेक्टर क्वांटिटी था, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है। डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। तो ये था हमारा कुछ हम लोग जो डिस्कस कर लिए इसको, और आई होप कि ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करने वाले, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है समझने में इस चीज़ों को। तो हम लोग देखेंगे द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, मतलब जिस रेट से कोई ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, सिंपल, डिस्टेंस बाई टाइम को हम लोग कहते हैं स्पीड। फॉर एग्जाम्पल मान लेते जैसे एक कार जो है वो 60 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया, तो हम बोलेंगे इसका स्पीड कितना है, तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दे रहा है। वही वेलोसिटी क्या होता है, ये वेलोसिटी होता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्प्लेस किया पर यूनिट टाइम। यहाँ डिस्टेंस बाय टाइम था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था। तो यहाँ पर जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कभी भी बताएंगे ना, तो वहां पर हमको डायरेक्शन भी स्टेट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि एक कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि इसके डायरेक्शन को ही बताएंगे कि 60 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर इसी स्पीड में हम लोग बोल दे कि ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो ये हमारा क्या बता रहा होगा, ये हमारा वेलोसिटी बता रहा होगा। तो फिर से समझना है, स्पीड जो हो गया वो हो गया एक स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या बन जाएगा, हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक पर्सन जो है वो 6 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ 2 आवर में, और फिर उसके बाद में वो टर्न कर जाता है 6 किलोमीटर साउथ 1 घंटे बाद। तो हमसे बोलते हैं टोटल डिस्टेंस और एवरेज स्पीड पता करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वेलोसिटी पता करना है। तो हम लोग समझते हैं एक बंदा जो है वो 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला 2 घंटे में, ये 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है, और इसके बाद में वो क्या करता है कि 6 किलोमीटर साउथ चल जाता है, तो वापस से रिटर्न कर जाता है हमारे यहाँ पे उसी पॉइंट पे। 6 किलोमीटर नॉर्थ चला और 6 किलोमीटर वापस साउथ आ गया, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 12, डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर। और टाइम कितना लग गया, जाने में 2 घंटा और आने में 1 घंटा, तो टोटल टाइम कितना लग गया हमारा, 3 आवर। इस कंडीशन में जो हमारा स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ये कितना हो जाएगा हमारा 12/3, मतलब 12/3, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीड। जबकि वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि वेलोसिटी कितना था, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जिस जगह से वो शुरू किया था ठीक उसी जगह पहुंच गया वो, तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 0/3, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब इसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो इसका वेलोसिटी जो एवरेज है वो भी 0 हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस और स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और जबकि वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, स्पीड जो होता है इसमें हम लोग को डायरेक्शन स्टेट करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि स्केलर है। जब भी वेक्टर हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे होंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का 60 किलोमीटर पर आवर है, तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर इन सब के बीच में डिफरेंस हम लोग देख पाते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होगा तो फिर देखे थे ना कि वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगा।
तो ये था डिफरेंसेस इन दोनों के बीच में। स्क्रीनशॉट मारना है तो खींच लो इसको। और हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और फिर हम लोग एक्सेलरेशन समझेंगे और फिर ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो फर्स्ट सेकेंड में हमारा 2 मीटर चला, फिर नेक्स्ट सेकेंड सेकेंड में भी 2 ही मीटर चला, सेकेंड सेकेंड में 2 सेकेंड नहीं, दूसरा वाला सेकेंड में, थर्ड सेकेंड के अंदर भी वो 2 ही मीटर चला। तो हम देख रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल एक एक सेकेंड का चल रहा है, वो डिस्टेंस भी इक्वली कवर कर रहा है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये जो हो गया हमारा वो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया? वैसा ऑब्जेक्ट जो टाइम तो सेम है बट सेम टाइम इंटरवल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड का मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। फॉर मान लेते वो एक सेकंड में पहला 3 मीटर चला, अगले दूसरे सेकंड में वो हमारा 4 मीटर चला, और अगले सेकंड में हमारा देखते हैं कि वो 1 ही मीटर चला। तो इन सारे कंडीशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेम टाइम इंटरवल के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्लियर हो गया? सिंपल सा बात है, यूनिफॉर्म मोशन जो एक तरीके से सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट चलते रहे, और नॉन यूनिफॉर्म जो कि हमारा स्पीड चेंज होते रहता है। तो रियल लाइफ में हम लोग जितने भी मोशन देखते हैं ना, वो सब जनरली क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, क्योंकि उन सबका स्पीड जो होता है वो चेंज होते रहता है। अब अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज कितना तेजी या कितना स्लो से हो रहा है उसको बताने के लिए हम लोग इस टर्म का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर निकाले तो उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाता है इन 2 आवर, जबकि वहीं पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी सेम ही चेंज कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है वो भी, बट ये करता है 3 आवर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग कि दोनों में स्पीड में चेंज तो सेम था, पर स्पीड में चेंज जो है वो कितना फास्ट या कितना स्लो हुआ, इसी के बारे में हमारा बात करता है एक्सेलरेशन। तो जैसे ऊपर वाले का स्पीड में चेंज 2 ही घंटा में हुआ तो इसका बोलेंगे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, जबकि नीचे वाले का एक्सेलरेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में चेंज ज़्यादा समय लिया। ठीक है, बट इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v माइनस यू बाई टी। ये क्लियर है? जहाँ पे v जो होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और t मतलब टाइम होता है। ये फार्मूला हमारा पहला फार्मूला हम देख पहले तो देख चुके दो फार्मूला। ये हमारा थर्ड फार्मूला था, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फॉर एग्जांपल जैसे इस वाले केस में हम लोग देखें तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितना 60 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल मतलब शुरुआत होता है, याद रखना है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला, फाइनल मतलब जो एंड हो रहा है उस समय क्या वेलोसिटी था उसका, और बाय में टाइम। तो यहाँ देख रहे थे पहला केस में कि इनिशियल हमारा 30 था और फाइनल कितना था 60। तो उस कंडीशन में हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 माइनस 30। फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल, बाई टाइम 2। तो यहाँ पर जाएगा 30/2 मतलब 15 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। यहाँ पे इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर को अगर किलोमीटर में कर दे कन्वर्ट और टाइम को आवर में रख दे तो किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ऊपर में वेलोसिटी था तो ये मीटर पर सेकंड था, और नीचे में फिर टाइम है, ये टाइम टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, कटेगा नहीं, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 15 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर था एक्सेलरेशन फर्स्ट केस। सेकंड केस में निकालोगे तो ये 10 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि एक्सेलरेशन क्या बताता है? वेलोसिटी में चेंज कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है, द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। ठीक है, ये था। अब एक्सेलरेशन बहुत प्रकार का होगा, अगर स्पीड बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब हमारा क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, जबकि वहीं पर अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगा दी है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। और नेगेटिव जब एक्सेलरेशन हो रहा होगा हमारा, तो वहां पर हम लोग एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस ऑफ ये लिखेंगे। मान लेते हैं कि मेरा गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो हम लिखेंगे -10 साइन के साथ।
नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या कर रहा है कि वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं या डीसेलरेशन भी कहते हैं। रिटार्डेशन, डीसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहने का मतलब है कि वेलोसिटी घट रहा है। ठीक है। अब एक्सेलरेटेड मोशन, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन में आ गया, मतलब उसमें वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मतलब फर्स्ट आवर में उसका स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चेंज हो रहा था, अगले में 30 के हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब अगर मेरा एक्सेलरेशन का रेट भी चेंज अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर एक्सेलरेशन का रेट कांस्टेंट है कि मेरा स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहा है, हम जीरो से स्टार्ट किए, पहला सेकंड मेरा स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो गया, अगले में 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, तो स्पीड जो हमारा चेंज हो रहा है वो दो दो के ही गैप में चेंज हो रहा है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। और आगे हम लोग जो भी फॉर्मूलाज के बारे में बात करने वाले होंगे वहां पर सिर्फ हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन को डायरेक्टली देखेंगे हम लोग। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वाले के बारे में बात हम लोग इस क्लासेस में नहीं करने वाले। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो गया, वैसा एक्सेलरेशन जो कि कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, स्पीड सेम नहीं होगा, एक्सेलरेशन सेम होने वाला है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्पीड हो रहा है वो सेम होने वाला है। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं और समझते हैं एक्सेलरेशन को और बेहतर तरीके से। हमारे पास में दिया हुआ है कि एक कार 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और वो स्लो डाउन होकर 10 मीटर पर सेकंड हो गया 5 सेकंड्स में। पूछ रहा है व्हाट इज डिसेलरेशन, मतलब वही नेगेटिव एक्सेलरेशन कितना हुआ ये पता करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन समझो और फिर जो गिवन है उसको लिखो। तो गिवन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, बड़ा छोटा नहीं देखना है, फाइनली स्लो डाउन हो रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग गया, 5 सेकेंड्स। तो इस कंडीशन में जो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होगा, फॉर्मूला था v माइनस यू बाई टी, तो ये हमारा हो जाएगा v के जगह पर हम लोग डालेंगे 10 माइनस 30/5, ये कटेगा तो 20/5 हो जाएगा, और 20/5 अगर करेंगे तो आ जाएगा मेरा -20 हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये कितने एक्सेलरेशन के साथ डिसेलरेट हो रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड देखते हैं हम लोग, एक कार जो है वो रेस से शुरू करता है, एकदम क्वेश्चन को एकदम बहुत ही बढ़िया से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन सॉल्व करना से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि 50% काम तो यही हो गया कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है वो अगर समझ में आ गया तो। और एक्सेलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कैलकुलेट करो उसका वेलोसिटी 5 सेकेंड बाद। सबसे पहले आराम से देखो गिवन क्या दिया है, कार अगर रेस्ट से शुरू कर रहा है मतलब शुरुआत में उसका वेलोसिटी कितना था, 0 है। ठीक है, ये की पॉइंट था, u बराबर 0, और फिर एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। हमको निकालना है क्या है, फाइनल वेलोसिटी 5 सेकेंड के बाद v पता करना है। फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ पर हम लोग चुपचाप वैल्यूज पुटअप करेंगे, a की जगह कितना डाल देंगे 3, v नहीं पता, u की जगह 0/5, ये मल्टीप्लाई होगा वहां जाएगा तो 15 आ जाएगा हमारा। मतलब जो वेलोसिटी होगा वो 15 मीटर पर सेकेंड होने वाला है 5 सेकेंड के बाद। ये क्लियर रहा, क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। और समझ में आ रहा है कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक और टर्म देखेंगे दैट इज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग को एकदम आराम से समझना है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है उसका स्पीड जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, सिंपल, टोटल डिस्टेंस पता कर लो तुम और टोटल टाइम निकाल लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस पता कर लो और टोटल टाइम निकाल दो और दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब जनरली अगर मान लेते हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा गाड़ी का काटा जो है वो थोड़ी एक ही स्पीड पर टिका रहता है, वो कभी 100 तक पहुंचता है तो कभी फिर 60, कभी 40, कभी रेस्ट में भी आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल काउंट करते हैं तो मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर कवर किए हैं और टाइम हमारा लग गया मान लेते हैं 2 आवर्स। तो इन इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि बार बार सारे स्पीड्स को जोड़ के एवरेज नहीं निकालना है, सिंपली टोटल डिस्टेंस देख लेंगे, टोटल टाइम देख लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ गया मेरा एवरेज स्पीड। ठीक, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला है, डिस्टेंस पता कर लो टोटल,
और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है, याद रखना इस बात को, ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, ये उसका कंडीशन है। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी पता करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज u प्लस वी बाई टी। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से स्टार्ट किया और फिर वो 5 सेकंड के बाद में 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया। तो उस कंडीशन में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना रहा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है वो, तो उस कंडीशन में हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे u प्लस वी बाई टी। याद रखना है ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, जहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और फिर समझते हैं इसको भी। यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। अब्दुल while ड्राइविंग टू स्कूल computes the average speed of his trip to be 20 km/h. On his return trip along the same route there is less traffic and average speed is 30 km/h. एवरेज स्पीड निकालो अब्दुल का। ठीक है, तो जाते समय 20 km/h है, आते समय 30 km/h है, और बोलते हैं एवरेज स्पीड कितना रहा टोटल का। तो नॉर्मली हमारा दिमाग ऐसे काम करेगा, 20 + 30/2 कर देते हैं, आ गया 25 km/h। बट ये करेक्ट तरीका नहीं है। जब वो स्लो चल रहा था तो स्लो चलते समय उसको ज़्यादा टाइम उस स्पीड के साथ में गुजारना पड़ गया, और जब वो स्पीड चल रहा था तो उस समय कम लग रहा था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकाल के सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं राइट अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि स्कूल का जो डिस्टेंस था अब्दुल का, उसके घर से, वो मान लेते हैं कि x किलोमीटर था। ठीक है, तो अगर वो 20 km/h की स्पीड से जा रहा था, तो हम लोग जानते हैं ना यहाँ पे ये यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड दे रहा है, इसको यूनिफॉर्म की तरह चूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका एवरेज स्पीड कितना दे रहा हुआ है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर हमारा, इसको s से वैसे डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, कहीं पे ऐसा अगर देखना ना तो समझना ये s जो है वो डिस्टेंस को यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। तो टाइम, तो अगर हमको यहाँ पे पता करना है कि कितना टाइम लगा, डिस्टेंस तो हमको पता है x हम लोग मान चुके हैं, और कितना टाइम लगा, तो टाइम के लिए क्या करेंगे, इस तरफ इसको भेज देंगे और v को इधर भेज देंगे। t इज इक्वल टू s बाई वी, मतलब x बाई 20 हो जाएगा, जो है जब जा रहा था। ठीक है, अब जब वापस आ रहा था उस कंडीशन, ये t1 हो गया। अब वाइल रिटर्निंग, जब वो वापस आ रहा था तो उस कंडीशन में कितना हमारा हो जाएगा t2, ये हो जाएगा अगेन s बाई वी, मतलब x बाई 30। अब अगर हमको पता करना है ना कि टोटल उसका कितना एवरेज स्पीड कितना रहा, ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, मतलब जाते समय भी तो x डिस्टेंस गया होगा और आते समय भी x डिस्टेंस गया होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x, और टोटल टाइम क्या होगा, इन दोनों टाइम्स का सम, t1 प्लस t2 का सम, तो x बाई 20 प्लस x बाई 30। अगर एलसीएम लेंगे हम लोग तो यहाँ पर, आई होप कि एलसीएम तो आता होगा लेना, तो 20 और 30 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो ये कितना आने वाला है, 60। अब 20 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो ये 3x प्लस 2x, अब ये 5x बाई 60 है, ये ऊपर चल जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 5x, x कट जाएगा, 5 से ही कट जाएगा 12 बार में, ये आ गया 24 km/h। और अभी हमारा नॉर्मली आंसर क्या आ रहा था, 25 आ रहा था, तो ये रॉन्ग हो गया, ये गलत है अप्रोच, ये होगा अप्रोच। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इन सारे क्वेश्चंस को। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत ही ज़्यादा डाउट होता है बच्चों को यहाँ पे, हम लोग डेरिवेशन नहीं करने वाले इस वीडियो के अंदर में, उसके लिए अगर कमेंट बताना अगर वो डेरिवेशन चाहिए, तो अगला वीडियो में ट्राई करूंगा उसी को बनाने का। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, बट समस्या आता है कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब कहाँ किस में अप्लाई करना है, इसमें बहुत दिक्कत होता है। तो सिंपली सबसे पहले ये इक्वेशंस ऑफ मोशन तब काम करेगा जब हमारा वेलोसिटी होगा नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम लोग इस इक्वेशंस को यूज करेंगे। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में भी कब, जब हमारा एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी अगर चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी अगर चल रहा है, ठीक है, मतलब उसका स्पीड अगर चेंज हो रहा है यूनिफॉर्मली, तब हम लोग इस इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं।
अदरवाइज हम लोग v इज इक्वल टू एस बटी को सिंपली यूज कर सकते हैं जब हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सिंपल इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं जब हमारे पास मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टाइम क्या हो गया, ठीक है, वो सब कुछ निकालने के लिए हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नोट डाउन कर लो इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आया कैसे, सिंपल है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी लिखे थे हम लोग, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इंटू टी, और माइनस यू इधर आएगा तो प्लस यू आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहले वाले में वेलोसिटी और टाइम के बीच में संबंध है, सेकंड वाले में पोजीशन मतलब एस मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन होता है, उसके और टाइम के बीच में संबंध है, और थर्ड वाले में हमारा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच संबंध है। ठीक है, अब इन फॉर्मूलास को कैसे अप्लाई करना है वो हम लोग आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स की मदद से समझने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना इन सारी चीज़ों को। सबसे पहला काम नोट डाउन करो कि दिया हुआ क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग, अच्छा ठीक, ये उसी का पार्ट है, समझना इस बात को कैसे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो एक कार जो है हमारा वो 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था, और स्लो डाउन होकर 10 मीटर पर सेकंड हो गया 5 सेकंड्स के अंदर में। ठीक है, आराम से वेट करना, क्योंकि हम लोग इसके अंदर में और भी कुछ निकालना है, डिसलेरेशन भी निकालना है और डिस्टेंस कवर्ड भी निकालना है, जबकि स्पीड चेंज हो रहा है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले गिवन लिखो, इनिशियल कितना था 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। डिसलेरेशन निकालना है, मतलब ए पता करना है, नेगेटिव में आएगा, तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, ए पता करना है हमको, और क्या पता करना है एस। अब आराम से देखो, हमारे पास तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को किनारे लिख, हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होगा हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब लिख लिए। अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तुम्हारे पास वी यू टी दिया हुआ और ए निकालना है। देखो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वी यू दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए निकालना है, ये फॉर्मूला चूज होगा। समझ में आ रहा है बात, क्यों ये फॉर्मूला चूज होगा, क्योंकि अगर इसका यूज करेंगे तो इसमें हमको क्या निकालना था क्वेश्चन में ए, पर उसके लिए हमको एस का वैल्यू भी आना चाहिए पुटअप करने के। हमारे पास एस है क्या, नहीं। अगले वाले में एस भी चाहिए निकालने के लिए, एस नहीं है हमारे पास में, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट को चूज करेंगे। ये क्लियर हुआ, कैसे हम लोग फॉर्मूला चूज करते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर सिंपली वी की जगह 10 डाल देंगे, यू की जगह पे 30 डाल देंगे, ए नहीं पता है, टी की जगह पे 5 डाल देंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 30 इज इक्वल टू 5 ए, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 25 डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ए इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, माइनस ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। अब डिस्टेंस कितना कवर होगा, ए भी पता चल गया है, तो अब हम लोग डिस्टेंस मतलब एस चाहिए, तो यहाँ पर एस के लिए एक फॉर्मूला है वी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और सेकंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हमारे पास हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यू भी है टी भी है, ठीक है, और ये भी यूज कर सकते हैं वी भी है, तो हम लोग एस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, सेकंड वाला। तुम थर्ड वाले को भी यूज कर सकते हो और सॉल्व करके देखना, सेम ही आंसर आने वाला है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे पुटअप करेंगे, यू की जगह पर कितना 30, टी की जगह पर कितना डालेंगे 5, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ऑफ 4, विथ प्रॉपर साइन पुट करोगे, याद रखना इस बात को, इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 35 जब 150, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 5 का स्क्वायर 25, 25, 25 को 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 50, माइनस ऑफ 50, ये हो जाएगा 100 मीटर्स। तो हम लोग 100 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिए, जब गाड़ी 30 से 10 के स्पीड में जा रहा था, मतलब जब वो स्लो डाउन हो रहा था उस दौरान जितना डिस्टेंस कवर किया वो था 100 मीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई मारते हैं, और बता रहे हैं कि इसको देखने के बाद में कंप्लीट क्लैरिटी हो जाने वाला है, कहाँ पे कौन सा किस टाइप से होने वाला है। ठीक है, इस ग्राफ को भी रहने देते हैं और हम लोग समझते हैं। अ कार फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly at 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड। एक कार जो था वो रेस्ट में था और उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ता चला गया 8 सेकंड तक के लिए, तो पता करो फिर कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ। तो यू हमारा कितना है, गाड़ी रेस्ट में था ना, तो उसका वेलोसिटी शुरुआत में क्या होगा, गेस करो, नहीं 0 मीटर पर सेकंड, वी कितना हो जाएगा, वी ही तो निकालना है हमको, नहीं वी नहीं निकालना है अपने को,
वी के बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे, ठीक। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड्स, और हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस। तो अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन देखो, फिर से हम लिख रहे हैं इसको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिखा कौन सा लगने वाला है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, हमको निकालना ए एस है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, मतलब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, यू 0 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू ए, 4 इंटू 8 का स्क्वायर, तो 0 यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 को 2 से गुना करेंगे तो 64, सॉरी 64 और 128 हो जाएगा, तो ये 128 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। ये क्लियर रहा, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी है हमारे पास में क्वेश्चन का सिलेक्शन, चलो देखते कैसे सॉल्व करते हैं। एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, तुम यहाँ से थ्रो किए एक बॉल को ऊपर की तरफ, हम समझना को क्वेश्चन देखो कितना कितना इंटरेस्टिंग और कितना मजा आने वाला है अगर समझ में आता है तो, है। एक बॉल को ऊपर भेजा गया, कितने के वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड, बोलता है मैक्सिमम हाइट पता करो, ठीक है। कोई आइडिया लग रहा है कैसे होगा, एक बॉल को जब हम लोग थ्रो करेंगे, तो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा ना, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर वो वहां से गिरना स्टार्ट हो जाएगा ना। देखे समझ में आया ट्रिक, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देखो कैसे। स्टार्टिंग वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, और हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ए है ना, एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, और अर्थ किधर की ओर खींच रहा होगा, सब्जेक्ट को नीचे की ओर खींच रहा होगा, तो वहां पर जो जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है, इसी को जी कहते हैं, यहाँ पे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं अर्थ के लिए, वो कितना हो जाएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये साइन एकदम ध्यान देना है, इसको अप्रॉक्सली हम लोग 10 लेके सॉल्व करते हैं, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ, इसीलिए हम लोग यहाँ नेगेटिव साइन दिए। तो अब हमको पता क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या हो गया, वही डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये गेंद, उसी को ना यहाँ पे हाइट का नाम दे देंगे, अगर ये लेटर रहता तो डिस्टेंस था, और अगर यही खड़ा हो गया तो यहाँ पर हमारा हाइट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, नहीं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो यहाँ पर हम लोग वी की जगह पर वी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर -2 +2 इंटू ए की जगह पे -10 डाल लेते हैं हम लोग अप्रॉक्स, और एस की जगह एच लिख देते हैं, हाइट। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और ये 400 इधर आएगा, तो -400 इज इक्वल टू -20 एच, माइनस माइनस कट जाएगा, 20 से जैसे ही डिवाइड करोगे इसको, फिर 20 ही आएगा हमारा, तो हाइट जो था उसका वो 20 मीटर, मतलब मैक्सिमम कितना हाइट तक वो ऑब्जेक्ट गया होगा, 20 मीटर की हाइट तक गया होगा। क्लियर हो गया, एकदम इजी। फिर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, शायद सेम ही क्वेश्चन है क्या, ठीक है सेम ही क्वेश्चन है, 2 बार लिखा गया, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लास्टली ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वेलोसिटी स्पीड टाइम के बारे में बात की, इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि विजुअली समझ में आए, देख करके हम फील कर सके, अच्छा यहाँ पर यह जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मेनली 2 प्रकार का ग्राफ देखते हैं, एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पर एक्स एक्सिस में टाइम रहता है, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पर टाइम होता है, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये ग्राफ से देख करके क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्वायर कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर में क्या हम लोग देख रहे हैं, ये था हमारा यहाँ पर ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, ठीक है। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो हमारा ये कवर हो रहा होगा। अगर हमको ग्राफ से बोले कि पता करो कि वेलोसिटी कितना उस ऑब्जेक्ट का है, तो इजीली हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे टाइम पे, T1 T2, और यहाँ पर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितना डिस्प्लेसमेंट था वो देख लेंगे, और फिर वेलोसिटी पता करने के लिए तरीका होता है टोटल डिस्टेंस बाय टाइम,
तो डिस्टेंस का गैप यहाँ पर क्या रहा, S1 से S2 जाने में जितना डिस्टेंस रहा वो निकाल लेंगे घटा के, और फिर टाइम का यहाँ गैप निकालेंगे। मान लेते ये 3 सेकंड था, ये 5 सेकंड था, तो टोटल कितना टाइम, 5 - 3, तो T2 - T1 कर देंगे तो ये हमको वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्लोप वाला लाइन होता है हमारा, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है तो ये करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। वहीं पे इस तरीके से रहा तो ये दिखाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, जहाँ पे की वेलोसिटी घट रहा होगा। अच्छा, और फिर एक और यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है ग्राफ से रिलेटेड। अगर मान लो हमारे पास ऐसा दो ग्राफ दिया है, एक इस तरीके से है और सेम यहाँ पर इस तरीके से, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जिस ग्राफ का आप पूछे कि क्वेश्चन में किसका वेलोसिटी ज़्यादा, ए या बी का, हमेशा बी का ज़्यादा होगा। क्योंकि सेम टाइम पे अगर हम लोग देखें तो ए जो है वो इतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा, जबकि बी इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये डिस्टेंस। तो सिंपली जिसका स्लोप जो ज़्यादा स्टीपर होगा, जो ज़्यादा खड़ा होगा, उसका वहाँ पर क्या होगा कि वो ज़्यादा स्पीड होगा उसका। ठीक है, लेकिन अगर हमको इस तरीके से लाइन मिल जाए जो कि पैरेलल टू हमारा एक्स एक्सिस हो जाए, टाइम के एक्सिस हो गया, इसका मतलब क्या है कि टाइम तो बढ़ रहा है पर स्पीड नहीं बढ़ रहा है, स्पीड सेम है, सॉरी डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया रेस्ट, ये रेस्ट के लिए हो गया, और स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जबकि वहीं पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है कि यहाँ पर टाइम हो गया तुम्हारा और यहाँ पर वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें कि अगर टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्लियर हो गया बात। फिर अगर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इस ग्राफ में टाइम भी बढ़ रहा है, और इस टाइम पे इसका वेलोसिटी v2 था, इस टाइम पे इसका वेलोसिटी v1 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, स्पीड बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर क्या देखें कि टाइम बढ़ रहा है और उस समय स्पीड कुछ और था, नेक्स्ट टाइम में स्पीड कुछ और है, घटते जा रहा है। तो अगर स्पीड घट रहा है तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो अगर ये ग्राफ अगर एक मान लेते हैं हम लोग इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर स्पीड बढ़ा, यहाँ पे कांस्टेंट रहा, और यहाँ पे स्पीड घटा, डिक्रीज हुआ। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ से यहाँ पे का टाइम क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेशन कर रहा था, फिर यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ चला 40 के स्पीड के साथ, और फिर यहाँ पे डीसेलरेशन हो गया। ठीक है, तो ग्राफ से हम लोग इस तरीके से देख पाते हैं। अब इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ इस कंप्लीट जर्नी में। तो उसको पता करने का क्या होता है कि हम लोग इसके नीचे का एरिया निकाल दिया। तो एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस। याद रखना है कि अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट बना दें तो इसके नीचे का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारा डिस्टेंस को। ठीक है, एरिया का जो वेलोसिटी आएगा मतलब वैल्यू आएगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और इसके बाद हमारे ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझ लो क्योंकि यहाँ पर समझने लायक कुछ बात है एक्चुअल में। जैसे मान लो कि हम एक पत्थर को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, एक पत्थर को हम लोग रोटेट कर रहे हैं कुछ स्पीड के साथ में। ये जो स्पीड है हमारा वो कांस्टेंट स्पीड है, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हम लोग रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस हर एक पॉइंट पे हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, तो इस पर स्पीड तो सेम है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पर इस पत्थर का डायरेक्शन ये है, फिर यहाँ पर अगर आए तो इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर आए तो इसका डायरेक्शन ये है। मतलब टेंजेंट जो सर्कल का है, टेंजेंट मतलब वो लाइन जो इस सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है वो होगा। ठीक है, तो हर मोमेंट में इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसका मतलब है कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है पर डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है। इसकी वजह से वेलोसिटी भी चेंज होता है और कहते हैं कि ये हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है। और आई होप कि ये कंप्लीट आइडिया लग गया होगा, ये कंप्लीट समझ में आ गया कि हम लोग क्या क्या इस टॉपिक के अंदर बात किए। इस वीडियो को देख, और अगर इससे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।